सुप्रभात बच्चों। हम उपसर्ग के अंदर परिभाषा कर चुके हैं शब्द निर्माण के तहत। अब आगे हम इनके जो मतलब कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग, उनके बारे में, उनके भेद के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो तत्सम संस्कृत जो उपसर्ग थे वो आप लिख चुके हैं और लर्न भी कर रहे होंगे कि जो शब्द देकर आपको अगर उपसर्ग बनाने के लिए कह दिए जाएं तो आपको ये भी याद रखना है ये कौन सी भाषा का है, यानी संस्कृत भाषा का है या हिंदी हिंदी का है या उर्दू का। तो हम संस्कृत के अंदर विभिन्न चुने शब्द थे, कुछ इनमें से कर लेते और कुछ शब्द आपको आगे और भी देते हैं बच्चों, तो आप इन गौर से देखते हुए करेंगे। तो यानी जो शब्द आप जो अभी पहले आपको एक पेज फ्रंट पे पेज आपको सेंड किया था उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसके जस्ट आगे से स्टार्ट कर लेंगे। तो हम इसको आगे अध्ययन के रूप में देखते हैं बच्चों। तो इसमें जो उप शब्द है उसको से स्टार्ट करेंगे, यानी उप जितने भी आपको टिक मार्क कर रखे हैं इसके अंदर उन शब्दों को आप अपने नोटबुक के अंदर करना है, जिसको नहीं किया उनको छोड़ते जाएंगे। तो उप शब्द हमें करना है। इसके अंदर उप का अर्थ होता है निकट, समान या गौण, यानी ये उप शब्द जिसके किसी भी शब्द के आगे ये जो उप शब्दांश है ये लगकर जब कोई भी एक शब्द बनेगा इस प्रकार का, तो उसमें निकट, समान या गौण अर्थ लेते हुए उसके साथ रहेगा। तो यानी उप प्लस वन, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल में भी लिया था। तो उपवन तो तत्सम शब्द युक्त है ये, और तत्सम शब्द है, और इसमें जो तत्सम रूपी जो शब्दांश है वो भी उप इसमें से लिया गया है। जिसका अर्थ रहता है उपवन, जिसका अर्थ होता है निकट, यानी वन के बिल्कुल जो निकट या वन के समान नजर आता है उसको हम कहते हैं उपवन। और फिर अन्य शब्दों के रूप में आप जितने शब्द दे रखे हैं इनको अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। उपकृत, उपग्रह, उपनाम, उपनगर, उपमंत्री, उपयोग, उपकुल, उपचार, उपभेद, उपसंहार, यानी इस प्रकार से आप इनको लिखते जाएंगे। तो बच्चों आपको ये भी इसमें ध्यान देना है कि जितने भी जिस प्रकार से देखो एग्जाम्पल के अंदर जैसे उप प्लस वन उपवन, तो इसी प्रकार से आप जितने भी अन्य शब्द दे रखे हैं इनको भी उसी प्रकार से लिखते जाएंगे। जैसे उप प्लस कृत, उपकृत, तो यानी जो कृत शब्द है वो शब्द रहेगा और जो उप शब्द है वो शब्दांश रहेगा, यानी उपसर्ग शब्दांश रहेगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और जो मूल शब्द है वो कौन सा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना वर्क आगे से आगे करते जाएंगे बच्चों। आगे चले हम, तो शब्द को आप छोड़ देना। फिर आगे हम लेते हैं नि शब्द। नि का अर्थ रहता है निषेध या निपुणता या अधिकता। ये तीन अर्थ के अंदर जो नि शब्दांश से युक्त जो भी मान लो एक उपसर्ग युक्त शब्द बना हुआ होता है उसके रूप में होता है। तो नि प्लस वास तो निवास, तो यानी यहाँ पर एक निपुणता नजर आ रही है, यानी वास यानी रहना, और नि का मतलब है यहाँ पर निपुणता। निपुणता के अर्थ में लेंगे यहाँ पर, यानी निपुणता यानी वास, यानी जो निवास जहाँ जो व्यक्ति निश्चित रूप से जो निवास करता है उसे निपुणता कहते हैं। तो यहाँ पर निवास हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य शब्द की बात की जाए तो जैसे नियम तो नि प्लस यम नियम, नि प्लस बंध निबंध, नि प्लस योग नियोग, और नि प्लस वारण निवारण, यानी निवारण है तो निवारण भी एक निपुणता रूप में रहता है। नियम है तो ये भी एक निपुणता युक्त में रहता है इसके अंदर, और कुछ नी लगाकर जैसे नियोग तो ये एक निषेध के रूप में होता है। योग नहीं करना का मतलब होता है नियोग, तो मतलब निषेध मनाही होती है इसके अंदर। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के शब्द ऐसे जो बनते हैं उपसर्ग युक्त। आगे चले तो निस या निर को लेकर बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे शब्द भी होते हैं जिन्हें हम अपने नोटबुक में नोट करते हैं या अपने मान लो बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़ते भी हैं हम बुक के अंदर। तो निस और निर तो नहीं मान लो कह सकते हैं, या बिना के या निषेध का या मान लो मनाही रूप में होता है, या इसको रहित भी कहते हैं, यानी बिना मान लो न होना। एक जैसे रहित और सहित दो प्रकार के, तो सहित मतलब के साथ होता है और रहित मतलब के बिना होता है, तो ये अर्थ रहता है। तो यहाँ बिना शब्द भी दे रखा है। तो अन्य शब्द के रूप में अगर बात की जाए तो निरपराध यानी बिना अपराध के,
या अपराध रहित, निरादर बिना आदर के या आदर रहित, निरोग बिना रोग के, निर्गुण बिना गुण के, निर्विघ्न बिना बाधा के या बिना विघ्न के, निसंकोच यानी बिना संकोच के, निष्काम बिना काम के, निर्जीव यानी बिना जीव। तो यहाँ पर मान लो एक तरह से कह सकते हैं निर्जीव या तो मतलब रहित जीव, मतलब जीव, इसलिए क्या ऐसा भी कह सकते हैं निष्कपट बिना कपट के या रहित कपट, निश्चल तो बिना छल के, निर्मानी ये तो निरभिमानी, ये निरभिमानी के रूप में जाना जाता है बच्चों, निरभिमानी नहीं कह सकते इसको, निरभिमानी तो यानी बिना अभिमान के, निराशा बिना आशा के, और निर्जन बिना जन या बिना व्यक्तियों के। तो इस तरह से मान लो अनेक ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं बच्चों। तो आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे और इनको याद भी करेंगे, ये काफ़ी मोस्ट उपसर्ग में से हैं। फिर आगे चलें, परि को रूप में करेंगे तो परि का रहेगा चारों ओर अर्थ में रहेगा, और परि प्लस कल्पना तो परिकल्पना यानी चारों ओर रूपी कल्पना, यानी कल्पना विस्तृत, कल्पना यानी काल्पनिक होता है, स्वप्न के रूप में होता है, स्वप्न का एक दायरा होता है वो बिल्कुल चारों ओर की स्थिति यानी पूरी तरह फैला हुआ होता है, इसलिए इसको परिकल्पना के रूप में कहते हैं बच्चों। अन्य शब्द के रूप में की जाए तो परीक्षा तो परि प्लस इच्छा, ई लगाएंगे, इच्छा परीक्षा, परि प्लस पूरण तो परि प्लस पूरण, परिवर्तन तो परि प्लस वर्तन। फिर आगे जैसे परि मान लो चालक है, परिपक्व है तो यानी परि प्लस पक्व, परि प्लस चालक। तो इस प्रकार से आप इनका जो प्रयोग आगे से आगे करते जाएंगे। फिर आगे हम चलें प्र के अंदर तो अधिक या आगे के लिए होता है, जिसका अर्थ होता है प्र प्लस गति तो प्रगति यानी आगे की ओर प्रगति करना, तो या अधिक मल गति के साथ आगे बढ़ना, ये दोनों अर्थ रहते हैं इसके अंदर। तो इसी मल प्रकार से अगर आप इनको करते जाएंगे, प्र प्लस कृति प्रकृति, प्र प्लस क्रिया प्रक्रिया मतलब अधिक क्रिया करना, अधिक काम करना के रूप में होता है प्रक्रिया। प्रभार मतलब प्रभार कहते हैं और अधिक मान लो भार देना, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और उसको मान लो अगर कोई एक पद पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसको एक मान लो एक भाग और दे दिया जाए, उसको प्रभार कहते हैं। या किसी कार्य को संभालने वाला भी कह सकते हैं। प्रसिद्धि, प्राध्यापक या प्राचार्य, प्रस्थान, प्र प्लस ख्यात, प्र प्लस प्रबल, प्र प्लस यतन। तो इस तरह से इनको तो आप आगे से आगे लिखते जाएंगे आप। फिर चले वी के अंदर तो वी का अर्थ रहता है विशेषता, भिन्नता या अभाव, यानी तीनों प्रकार से तो एक विशेषता भी प्रकट करता है और एक अभाव को भी दर्शाता है ये वी। किसी भी ऐसे शब्दांश को किसी शब्द के आगे लगाकर अगर वी शब्द मान लो शब्दांश लगाकर बनाते हैं तो इसका विशेषता, भिन्नता या अभाव, ये तीनों प्रकार से अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे अगर जय के साथ में वी लगाया तो विजय बना, तो यानी एक विशेषता प्रकट हो रही है, एक भिन्नता नजर आ रही है इसके अंदर। और अगर अन्य शब्दों के रूप में चले हम बात करें तो जैसे विनाश, विदेश, वी प्लस पथ, वी प्लस पक्ष, वी प्लस भाग, वी प्लस करे, वी प्लस योग, वी प्लस वाद, वी प्लस शोध, वी प्लस लक्षण। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे शब्द है बच्चों जिन्हें आप आगे से आगे करते जाएंगे। फिर आगे चलें तो सम शब्द के रूप मान लो शब्दांश के रूप में सम शब्दांश जोड़कर अगर हम बनाते हैं तो अच्छा, संयोग या सहित के रूप में होता है। और यह समान, सम का अर्थ समानता के लिए भी आता है बच्चों। तो यहाँ अच्छा मान लो एक समान अच्छा के रूप में, संयोग के रूप में है। और इसको अनुस्वार लगाकर भी जिस तरह से आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि दिया हुआ है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो आगे देखिए जैसे सम प्लस गति तो संगति यानी अच्छी संगति, अच्छा के रूप में अर्थ में रहेगा ये, या सहित हो जाएगा यानी संगति सहित, या सत्संगति कह सकते हैं, या अच्छा मतलब कह सकते हैं। संगति यानी अच्छी गति यानी अच्छा चलना के रूप में होता है। इस तरह संकल्प, संजय, संतुलन, सन्यासी, संभव, संरक्षण, संसाधन, संयम, सम्मेलन और
संगम। तो इस तरह से बच्चों आप आगे से आगे और इसको करते जाएंगे बच्चों। तो और एक है जिस तरह से अगर ये सम्मेलन जिस तरह है ना बच्चों, तो इसमें अनुस्वार नहीं लगाया जाता, या कह सकते हैं अनुस्वार वहाँ नहीं लगाया जाता जहाँ पर अगर उसके समान ही अगर मान लो पंचम वर्ण आ जाए, जो भी कोई भी पंचम वर्ण अगर उसी अगर मान लो जो अनुस्वार लग रहा है या अनुस्वार के रूप में जो प्रयोग में ला रहा है, जैसे हम सम की बात करें तो मैं वर्ण आ रहा है, ये पंचम वर्ण है, और आगे जिसके साथ ये जो पंचम वर्ण के रूप में अनुस्वार के रूप में अपने लगाने वाले हैं, अगर वह उसी पंचम वर्ण का, जिस तरह ये सम मैं आया ना, समय यानी मैं आ रहा है तो मैं पंचम वर्ण है, और ये पंचम वर्ण जिस प्रकार से आगे स में तो मैं आ रहा है ना, तो दोनों अगर कॉमन हो जाते हैं तो वहाँ पर अनुस्वार न लगाते हुए हम जो मान लो अपने कह सकते हैं व्यंजन के रूप में जो पंचम वर्ण होता है उसी को वैसा वैसा हम उसके साथ लगा देंगे जिस तरह से सम्मेलन के अंदर लगा हुआ है। तो बच्चों आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार के अन्य तत्सम शब्दों की अगर बात की जाए तो संस्कृत के अंदर ऐसे कुछ और भी रूल जैसे मतलब तत्सम उधरते हैं, जैसे कहते हैं संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश जो समास के पूर्व भाग में प्रयुक्त होते थे पहले, यानी पहले प्रयुक्त होते थे, अत्यधिक प्रचलन के कारण यानी उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने के कारण ऐसे उपसर्ग के समान भी प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे उपसर्ग निम्नलिखित है, जैसे अंतः, तो अंतः को अंतर भी या अंतर रूप में कहते हैं, यानी भीतर के अर्थ में अर्थ रहता है, तो इसमें कहते हैं अंतः प्लस जातीय, तो अंतर जातीय। तो इसमें बच्चों ये जो अंतः के रूप में जो विसर्ग लगा है तो ये एक विसर्ग संधि के रूप में प्रयोग में आ जाता है, और विसर्ग संधि के अनुसार अगर हम इन शब्दों को अगर जोड़ते हैं जैसे अंतः प्लस जातीय, यानी वैसे तो एक ये शब्द है लेकिन इसके अंदर प्रयोग करने पर यानी उपसर्ग के रूप में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं ये शब्दांश के रूप में जाना जाएगा। तो अंतः प्लस जातीय है तो विसर्ग हटाएंगे तो विसर्ग हमेशा आधे राय के रूप में आगे वाला जो वर्ण है उसके ऊपर चला जाता है। तो इसी प्रकार से अंतः प्लस जातीय है तो ये विसर्ग हटाया और आधा राय वो जा के ऊपर चला गया, इस तरह से अंतर प्लस जातीय तो अंतर जातीय है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर आगे हम अन्य शब्दों के रूप में बात करें तो ये हो जाएगा अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा, अंतःपुर, अंतर्ध्यान, अंतर्मुखी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय। तो इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। वैसे आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना बच्चों अपनी नोटबुक के अंदर। आप चाहो तो मत लिखना, लिखना चाहो तो मोस्ट है काफ़ी लिख भी सकते हो। आगे हम चलते हैं ए के अंदर, तो ये आपको करना है क्योंकि पहले बहुत सारे उपसर्ग हो चुके हैं इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में रखते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं थोड़ा, तो इसलिए ए के रूप में करेंगे। तो ए का अर्थ अभाव के अर्थ में रहता है बच्चों, जिस तरह से ए प्लस धर्म, तो अधर्म यानी धर्म होता है तो धर्म पे चलना, और अधर्म हो तो मतलब हुआ जो धर्म पर नहीं चलने वाला, तो उसे अधर्म के रूप में कहेंगे बच्चों। इस प्रकार से अन्य शब्द के रूप में बात की जाए तो ए प्लस काल, ए प्लस चर, ए प्लस भाव, ए प्लस हिंसा, ए प्लस साध्य, ए प्लस गम्य, ए प्लस अन्याय, ए प्लस सुंदर, ए प्लस अज्ञान, ए प्लस शुद्ध। तो यानी इस प्रकार से बच्चों आप आगे से आगे अपने जो उनका प्रयोग करते हुए आगे से आगे आप करते जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर हम आगे चलें तो जैसे अधः प्लस अधः का अर्थ नीचे के अर्थ में रह जाता है, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप अच्छी तरह से देखकर करते जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी समझ ना हो या आप अच्छी तरह समझना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको जो बच्चों टिक मार्क कर रखे हैं, जैसे चिर शब्द है यानी बहुत लंबे समय के अर्थ में, तो चिर प्लस चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक टिकने वाला या रहने वाला। इसी प्रकार चिर कुमार जो लंबे समय से जो कुमार है, या चिरकाल लंबे समय से, तो काल में समय ही होता है तो लंबे समय के अर्थ में भी अर्थ हो जाता है इसका। और चिरजीवी जो लंबे जीवन तक जीने वाला, और चिरायु जिसकी आयु लंबी हो, चिरपरिचित जिसको पुराने समय से जानते हो या बहुत लंबे समय से जानते हो तो चिरपरिचित रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इनका प्रयोग करते बच्चों करेंगे। तो टिक मार्क जो किया हुआ है बच्चों जैसे स या सव, इनका प्रयोग करते हुए आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे बच्चों। तो ये आपके तत्सम के रूप में हो जाएंगे। तो इतने जो काफ़ी मोस्ट हैं इनको आप एग्ज़ाम के रूप में भी हम आगे रखेंगे, तो इनको अच्छी तरह से
अपने नोटबुक के अंदर लिखते हुए इनको लर्न भी करेंगे। आगे हम चलेंगे उपसर्ग के अंदर। तो उपसर्ग में देखिए बच्चों, हिंदी के उपसर्ग के रूप में तो ए प्लस यानी सेम ही रहते हैं, सिर्फ इनका होता क्या है कि जो शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं उनको हिंदी में वैसा वैसा उतारते हैं, वो तत्सम के रूप में हो जाते हैं, और जो हिंदी के अंदर ही उतरते हैं वो संस्कृत में नहीं होते, न आगे जो उर्दू के उनमें होते हैं, तो ये हिंदी के उपसर्ग के रूप में कहलाते हैं। अब जैसे ए शब्द, अब मान लो ए शब्दांश के रूप में अगर बात की जाए, भाई ए शब्दांश इसमें भी आया है, और उस जो हमने संस्कृत के अंदर भी देखा था, संस्कृत में वो है जो पहले संस्कृत में थे, लेकिन ज़्यादातर उनका प्रयोग होने पर वो वैसा वैसा हिंदी में उतरने लगे हैं। तो ऐसे संस्कृत के भी बहुत सारे ऐसे मतलब शब्द मिलेंगे, और हमें हिंदी के भी। तो यहाँ ए इसके अंदर भी प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ भी अभाव और निषेध के रूप में रहता है। जैसे ए प्लस छूत, अछूत। अब ये अछूत शब्द है, ये हमें हिंदी के अंदर ही मिलता है अछूत शब्द, तो इसके साथ भी ए लगकर बनता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसकी पहचान करेंगे कि ये ए हिंदी का है, और अगर ए उसके अंदर जैसे आया था तो उसमें अगर इस प्रकार के अगर कोई शब्द आ जाए पीछे जो संस्कृत का हो तो वो तत्सम के रूप में कहलाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात की जाए अलग अतः ए प्लस अजर, मान लो जैसे दिया हुआ है ना, तो ए प्लस लग, ए प्लस था है, ए प्लस जर, ए प्लस भागा, ए प्लस मर, ए प्लस जान, ए प्लस पड। अगर हम इनकी बात की जाए से अमर, तो यानी ए प्लस मर, यानी जो नहीं मरता है, मतलब निषेध ग्रुप में हो गया, फिर वो नहीं हो सकता ऐसा। तो नहीं हो सकता का मतलब होता है निषेध, और अभाव का मतलब कमी, यानी मर नहीं, जिसको कमी मतलब वो नहीं मर सकता, तो एक अमर के रूप में हो गया। इसी प्रकार से एपड, यानी जो अभाव का अर्थ होता है कमी, तो यानी पढ़ने की कमी, तो पढ़ने का मतलब एपड। अमोल, अटल, जो स्थिर न हो, तो इस तरह से कह सकते हैं इसके रूप में। तो इस तरह से आप इनको बच्चों आगे से आगे आप इनको करते जाएंगे, तो अच्छी तरह से आप इनको संस्कार जितने भी हमारे उपसर्ग इसके अंदर दे रखे हैं, गिने चुने शब्द हैं बच्चों हिंदी के अंदर उपसर्ग के रूप में, तो आप इनको भी अपनी नोटबुक में आराम से करते जाएंगे। कल संडे है तो आपके पास पूरा समय रहेगा, आज का भी आपके पास समय है, और मंडे को आपकी नोटबुक आएगी। तो बच्चों आप नोटबुक अधिक से अधिक सेंड किया करो बच्चों। और आगे कल आपका टेस्ट भी रहेगा, तो उस टेस्ट के लिए भी अपनी अच्छी तैयारी करना बच्चों, जो आपको कृतिका के अंदर से या स्टेज के अंदर से आपको लेसन सेंड, मतलब कौन सा लर्न करना है वो आपको मैसेज सेंड कर देंगे। उस मैसेज सेंड के अनुसार आप अपनी तैयारी रखना बच्चों। पहले भी आप तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ते आ ही रहे हैं, साथ साथ में आप लर्न करते आ रहे हैं, तो आगे से करते जाएंगे। फिर आगे हम चलें फारसी उपसर्ग के रूप में। तो फारसी और उर्दू के वो शब्द जो बच्चों उर्दू भाषा से लिए होते हैं, जो हमारे सीधा सीधा हिंदी के अंदर उनका प्रयोग में लाने लगे हैं। और ऐसे बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी के अंदर पढ़ते भी हैं। बहुत सारे ऐसे काव्य खंड होते हैं, या मान लो जो अपने गद्य के रूप में होते हैं, कथा के रूप में होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे जो राइटर हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो उनको हम देखेंगे बच्चों। तो आगे हम देखते हैं उर्दू और उपसर्ग के रूप में। तो यहाँ एन की बात करें, एन मीन्स होता है ठीक या पूरा। उदाहरण के रूप में बात करें एन वक्त, यानी पूरे समय पर, यह कह सकते हैं ठीक समय पर। एन मौका यानी एन मौके पर, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, ऐसे शब्द हम भी अपनी भाषा में यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो यानी इस प्रकार के उर्दू के शब्द होते हैं। यानी एन यानी मौका, एन मीन्स ठीक या पूरे, और मौका यानी जो समय का जो स्थिति होती है उसके रूप में कहा गया है। फिर आगे कम, तो थोड़ा और हीन। उदाहरण के रूप में कमज़ोर, कम कीमत, यानी इस प्रकार से। और एक बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर उर्दू के जितने भी लगभग शब्द होते हैं, अगर उनके अंदर जैसे ज या ख या इस प्रकार के मान लो ऐसे अन्य शब्दों को प्रयोग किया जाता है ख के रूप में, जय के रूप में, तो इस तरह से उनके आप नुक्ता का प्रयोग करेंगे। नुक्ता का प्रयोग समझते होंगे। जैसे कम कीमत वाला, जैसे ये शब्द है, तो इसमें देखिए कम और कै के नीचे जो कीमत शब्द है, तो कीमत ये उर्दू का शब्द है फारसी का, तो उसके नीचे देखो यहाँ पर डॉट्स लगाया हुआ है, पॉइंट लगाया हुआ है, तो यही नुक्ता के रूप में जाना जाता है।
बाकी बच्चों हम इस नुक्ता के बारे में भी एक अपने अध्ययन के अंदर करेंगे, तो इसमें आप अच्छी तरह समझेंगे, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से बच्चों एन कम, खुश, ऐसे अन्य भी बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिसको आप अच्छी तरह से आगे करते जाएंगे और लर्न भी करेंगे। जैसे गैर, दर, ना मिस नहीं होता है, जैसे नालायक, नापसंद, नासमझ, नाबालिग, नामाकूल, नाउम्मीद, नाराज, नापसंद, नाकारा, नादान, ऐसे हम बहुत सारे शब्द बोलते हैं। ये सारे उर्दू और फारसी के रूप में बच्चे जाने जाते हैं। बेमिसात जैसे बेनाम, बदौलत, बगैर, बखूबी, या बद के रूप में बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, बददुआ। तो ये सारे शब्द हैं। बा में सहित, बाइज़्ज़त, बाकायदा, बाअदब, बावजूद, ऐसे आपने बहुत सारे शब्द सुने हैं, पढ़ते भी हम रोज़ाना अपनी हिंदी भाषा के अंदर। तो इस तरह ये सारे उर्दू और फारसी के रूप में जाने जाते हैं बच्चों। तो ये सारे आप शब्द इतने गिने चुने शब्द के रूप में हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। तो कल हम वाक्य का अध्ययन आगे हम प्रत्यय के रूप में करेंगे। तो इतना आप उपसर्ग के जो शब्द हैं इनको आप अच्छी तरह लिखते जाएंगे बच्चों, घर पे आराम से बैठकर। और आपको पता भी है हमारे शहर के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आपको बाहर वैसे भी नहीं निकलना, तो आराम से बैठकर अपना वर्क रिटर्न के रूप में करते जाइए, जैसे आगे आप पर किसी प्रकार का बोझ ना हो। और साथ में जो भी आपको टेस्ट क्लिक आ जाए उसको अच्छी तरह लर्न करना, और मंडे को आपकी नोटबुक वर्क के साथ कंप्लीट आनी ही चाहिए उपसर्ग लिखे हुए। जय हिंद।